टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, यानी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता है उससे बातचीत करने का, तो भारत का आधिकारिक रुख कई सालों से आपको यही मिलेगा कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो कोई ज़रूरत नहीं है समझौता एक्सप्रेस चलाने की, बॉर्डर ट्रेड की। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि दुनिया की दो विशाल फौजों वाले देश जिनके पास परमाणु बम हैं, बिना बातचीत के इतने क्लोज सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों देशों के फौज के बीच भी एक हॉटलाइन है जिस पर दोनों तरफ से डीजीएमओ शॉर्ट नोटिस पर बात कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ और एलओसी पर फौज भी नियमित फ्लैग मीटिंग्स कर लेती है। यानी जो फौज एक दूसरे की तरफ बंदूक तान कर खड़ी हैं, वो भी आपस में बात करती हैं। लेकिन फौज से उलट सिविलियन सरकार के पास ये सहूलियत होती नहीं, क्योंकि उनको चुनाव भी लड़ना है। यहाँ पाकिस्तान को गाली देकर वोट लिए जाते हैं, वहाँ भारत को गाली देकर वोट लिए जाते हैं। ऐसे में कोई ये मानने का रिस्क नहीं लेना चाहता कि हम दुश्मन से बात करते हैं, या जिसको हम दुश्मन कहते हैं हम उससे बात भी कर रहे हैं। तो क्या दोनों मुल्कों के बीच बिल्कुल बात नहीं हो रही है? यही रोल आता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी का। पत्रकार, फिल्म एक्टर्स, फॉर्मर डिप्लोमैट्स, आर्मी जनरल्स, एकेडमिया के लोग, इनका सरकार से सीधा नाता नहीं होता है। ये इनफॉर्मली मिल लेते हैं और अपनी अपनी सरकारों को फीडबैक भी देते हैं, और जो काम मेज पर दो झंडे लगाकर अफसर नहीं कर पाते वो चाय की टेबल पर निपटा लिया जाता है बिस्किट खाते हुए। काम का काम और बदनामी का कोई डर भी नहीं, क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ हुआ ही नहीं। 1991 में शुरू हुए निमराना डायलॉग्स इसका अच्छा उदाहरण माने जाते हैं। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के निमराना फोर्ट में हिंदुस्तान पाकिस्तान का डेलीगेशन मिलता था। फरवरी 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए, डिक्लेरेशन पर साइन हुए, दोस्ती का माहौल बना, तो इसका कुछ क्रेडिट निमराना डायलॉग के जो अलग अलग एडिशंस हुए उसको भी दिया गया। जबकि आप याद कीजिए कि 1999 में वाजपेयी के पाकिस्तान जाने से कुछ ही महीनों पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। पूरी दुनिया साउथ एशिया को शक की नज़र से देखती थी। अब ये बात और है कि इतना सब करने के बाद भी, निमराना डायलॉग्स के बाद, वाजपेयी के लाहौर जाने के बाद भी कारगिल में पाकिस्तान ने दगा दे ही दिया। लेकिन ये बात स्थापित ही है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी कोई आज की चीज़ नहीं है, दशकों से चल रही है। जिस निमराना डायलॉग को हमने वाजपेयी की यात्रा का माहौल तैयार करने का कुछ क्रेडिट दिया, उसने क्या क्या सरवाइव किया है आप लिस्ट बनाइए। दोनों तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल की लड़ाई, संसद पर हमले, मुंबई में अनेक हमले, 26/11 का भी जिसमें से था, और 2016 का उरी अटैक तक ये डायलॉग झेल गया। कम से कम 2018 तक निमराना डायलॉग होने की खबरें आपको मिल जाती हैं। और अब जब पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण ही हैं, तो फिर इस तरह की अनौपचारिक मुलाकातों की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि मीटिंग्स हो रही हैं। होने को तो मई 2025 के बाद से कम 4 इस तरह की मीटिंग्स हो चुकी, लेकिन हमने दावा शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि सरकार ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी राहुल सिंह और रजाउल लश्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे हालिया मुलाकात 24-25 जून को श्रीलंका में हुई, जिसमें भारत की ओर से जेपी के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी राम माधव संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे और पाकिस्तान में डिप्लोमेट रह चुकी रुचि घनश्याम मौजूद थी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत शौरी रहमान, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया और सार्क मामलों के डायरेक्टर सज्जाद हैदर खान, और पाकिस्तान सेना में मेजर जनरल रह चुके और आईएसआई में काम कर चुके इसफंदियार अली खान पटौदी शामिल थे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि श्रीलंका के पहले 3 और मुलाकातें ओमान, दोहा और बैंकॉक में हो चुकी हैं। अब इन सारे डेवलपमेंट्स को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग कलर की। एक धड़ा उस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि बात नहीं करना कोई समाधान नहीं है। दूसरा धड़ा यह सवाल पूछ रहा है कि अगर पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाएं होती ही रहें, दिल्ली में लाल किले के बाहर ब्लास्ट होता ही रहे, पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग बंद ही ना हो, तब पाकिस्तान से बात करने का तुक क्या है? फिर एक धड़ा इसमें अमेरिकी दखल को खोजता है कि ये सब अंकल सैम के दबाव में हो रहा है ताकि ट्रंप को शांति का नोबेल मिल सके इस टेन्योर में। फिर एक ज्यादा तटस्थ असेसमेंट आपको द प्रिंट की एक रिपोर्ट में मिलता है, जिसमें सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान से जो हालिया ट्रैक 2 है उसका मकसद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ज्यादा है, ना कि बड़े इश्यूज जैसे जम्मू कश्मीर या सिंधु जल समझौते को टच करना। यह दावा किया जा रहा है कि अभी का जो ट्रैक 2 चल रहा है
उसका मकसद ये है कि अगर दो पार्टीज के बीच किसी भी वजह से संघर्ष हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप कैसे सीमित रखा जा सके, बात हाथ से निकलने से कैसे रोकी जाए। क्योंकि चाहे दुश्मनी की लाख कस्में खा लें हम, लेकिन दोनों देश समझते हैं कि युद्ध में फायदा हो ना हो, नुकसान तय है। वजह जो भी हो, विदेश यात्राओं में ट्रैक 2 को खोजा जा रहा है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले अप्रैल महीने में यूएस गए थे। वापस आने के बाद बोले कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता भी खुला रहना चाहिए, संप्रभुता का भी सम्मान होना चाहिए, बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। फिर जनरल नरवणे का 24 जून का ये ट्वीट है, सनराइज ओवर अ सी ऑफ क्लाउड्स, AI 282 फ्रॉम कोलंबो टू दिल्ली। ऐसे संयोग जहां जहां पकड़ आते हैं, जनता 2 और 2 4 जोड़कर देखती है। वैसे भारत सरकार साफ कह चुकी है कि ये कोई ट्रैक 2 मीटिंग नहीं थी। राम माधव भी कह चुके हैं कि वहां कई मुल्कों के लोग आए थे, मुझे भी दावत मिली थी, मैं गया था, भाषण दिया और लौट आया। तो सच क्या है? जिस पाकिस्तान का पानी तक बंद करने की बात हो रही है, क्या उससे हम बात कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इस बातचीत के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पाकिस्तान और पुलवामा पहलगाम जैसे हमलों के बाद हिंदुस्तान फिर बातचीत की मेज पर बैठने को राजी हैं, सोचने लगे हैं? आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रैक 2 की बातचीत है, उसका पूरा मैथ हम राजदूत के एक एपिसोड में नहीं समझा सकते। दोनों देशों के बीच कई फॉर्मेट्स में बातचीत हुई है, हो रही है। कम से कम 1 दर्जन फॉर्मेट्स का जिक्र मिलता है। फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ? मौका और जगह क्या है। निवराना भी एक फॉर्मेट है कि किस बहाने से मुलाकात होगी। मोदी सरकार के दौर में टोन सेट करने का एक प्रयास मोदी 1.0 जो पहला टेन्योर था उसमें हुआ था। 2014 के शपथ ग्रहण में पड़ोसी मुल्कों के साथ पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी। फिर प्रधानमंत्री मोदी खुद दिसंबर 2015 में कुछ देर के लिए पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन इसके कुछ ही महीनों के भीतर पठानकोट में एयरबेस पर हमला हो जाता है। 2018 में फिर निमराना डायलॉग के लिए दोनों देश मिलते हैं, लेकिन औपचारिक बयान जारी नहीं किया जाता है। इसके बाद पुलवामा हमला होता है, हिंदुस्तान में बातचीत का स्कोप खत्म हो जाता है और अनुच्छेद 370 के जाने के बाद पाकिस्तान एक पोजीशन लेता है कि वो इस सूरत में भारत से बात नहीं करेगा, ट्रेन फ्लाइट सब बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बंद हो गया तो सब कुछ खत्म भी हो गया। हाई कमीशन अभी भी दोनों देशों में खुले हुए हैं। आप दिल्ली के चाणक्यपुरी में जाएंगे तो पाकिस्तान का उच्चायोग या हाई कमीशन आपको दिख जाएगा। इंटरनेट पर आपको जानकारी मिलेगी कि पाकिस्तान हाई कमीशन में लिमिटेड एसेंशियल डिप्लोमेटिक वर्क हो रहा है। आम लोगों के लिए वीज़ा बंद है। जब तक आम लोगों के लिए वीज़ा शुरू नहीं होता है, तब तक हम नहीं कह सकते कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हैं। आप याद कीजिए, बीते हफ्ते जब बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीज़ा शुरू किया गया, टूरिस्ट वीज़ा, तो दोनों मुल्कों में उसे कितनी प्रमुखता से रिपोर्ट किया गया था, एनालिसिस हुआ था। हमने भी आपसे उस टॉपिक पर बात की थी। डिस्क्रिप्शन में साजिद लिंक डाल देंगे, आप चाहें तो उस एपिसोड को भी देख सकते हैं। तो इस तरह की अगर समझ पैदा करनी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी भी एक रास्ता होता है। कैसे काम करती है? अब ट्रैक 2 है, इसका मतलब कोई ट्रैक 1 भी होता होगा। ट्रैक 1 बहुत सिंपल चीज है, सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक। इनफैक्ट उसको ट्रैक 1 बोलते भी नहीं है, क्योंकि ये पहला ट्रैक है, इसीलिए जो दूसरी बातचीत हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ट्रैक 2 कह देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इस समय ईरान और अमेरिका के बीच, दोनों सरकारों के बीच बात हो रही है। दोनों देशों के मंत्री और अधिकारी सार्वजनिक रूप से मिल रहे हैं, दस्तावेज छप रहे हैं, दस्तखत हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे तो वो भी ट्रैक 1 या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी का एक बढ़िया उदाहरण था, टॉप लेवल पे। यहां हर चीज औपचारिक थी, आधिकारिक थी। दोनों तरफ की विदेश सेवा के अफसर बाल की खाल निकालकर एक एक लफ्ज पर अग्री या डिसएग्री किया करते थे। अब ट्रैक 1 या जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स है, वहां बहुत अच्छे से काम करती हैं जहां सब ठीक चल रहा हो। जैसे बीते दिनों प्रधानमंत्री वेस्ट एशिया गए थे, फिर यूरोप गए थे। यहां प्रधानमंत्री के साथ आपको एनएसए नजर आए, विदेश मंत्री नजर आए, और भारत सरकार का पूरा लाव लश्कर, स्पेशली एमई के जो अधिकारी हैं, वो जरूर जाते हैं, क्योंकि संबंध दोस्ताना है। जैसा कि हम अभी सेशल्स में भी देख रहे हैं, कोई असहजता नहीं है, कोई स्टिकिंग पॉइंट नहीं है भी तो उसका जिक्र दोनों पक्ष अपने से ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई देश हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जिसमें स्टेक्स बहुत हाई हो या मामला ऑकवर्ड हो, जैसे बॉर्डर्स या नेशनल सिक्योरिटी,
तब सरकार सीधे हाथ डालने से पहले एक अंदाजा लेना चाहती है कि सामने वाली पार्टी कितनी सीरियस है और बातचीत से क्या अचीव किया जा सकता है, क्योंकि आप जो कहेंगे या जो आप नहीं कहेंगे उसका एक इलेक्टोरल रिजल्ट भी होगा। जब आप चुनाव में जाएंगे तब लोग आपको जज करेंगे। भारत चीन और भारत पाकिस्तान ऐसे ही विषय हैं और यहीं पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी खूब काम भी आती है। यूएस के साथ भी ट्रैक टू हुआ है ट्रेड वगैरह को लेकर, लेकिन अभी हम नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। यहाँ पे भी सब कुछ ट्रैक 1 की तरह ही होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की तरह ही, है ना। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही इसमें भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो सरकार से डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं। डिप्लोमैट की जगह फॉर्मर डिप्लोमैट जाते हैं, जनरल्स की जगह रिटायर्ड जनरल्स जाते हैं, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड के लोग भी जाते हैं, कुछ पत्रकार चले जाते हैं, कुछ ऑथर्स एकेडमिया के लोग होते हैं जिनकी भाषा पे बढ़िया पकड़ होती है ताकि एक सूदिंग टच जाए। इनके पास सरकार की तरफ से एक जनरल ब्रीफ होती है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में बात करते हैं। बातचीत के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू खोजा जाता है और जनरली किसी तीसरे बहाने से मीटिंग होती है। किसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रखा जाएगा, किसी थिंक टैंक का एक 2 दिन का सेमिनार हो जाएगा, इसमें ये दोनों डेलीगेशन भी पहुंचते हैं। अब जो बाकी जनता आई है, जो बाकी 4-6 मुल्क हैं, वहां से आए लोग सेमिनार को अटेंड करते रहते हैं और जो मेन जिन 2 को बात करनी है उनके डेलीगेशन अपने काम में लगते हैं, बात करते हैं। क्या बात? कि दोनों देशों के बीच अगर संबंध ठीक होते हैं तो क्या संभावनाएं खुल सकती हैं, कौन सा कंसेशन कहां दिया जा सकता है, किस सेक्टर में। अगर जैसे ट्रेड के लिए हमारा जो ट्रैक टू यूएस के साथ चल रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को लेकर, टैरिफ्स को लेकर बात हो रही थी, है ना। नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी तो संघर्ष को कैसे रोका जा सकता है, तनाव को कैसे कम रखा जा सकता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसको लिमिटेड कैसे रखा जा सकता है। अब सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेती है। ट्रैक टू मीटिंग्स में जो भी बातचीत होती है उसके नोट्स दोनों देशों की जो टीम्स होती हैं अपनी अपनी सरकारों को देते हैं, ताकि अगर भविष्य में सरकार से सरकार की सीधे बात हो वहां ये नोट्स काम आए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स, है ना। ट्रैक टू टॉक्स का असली फायदा ये है कि इस दौरान उन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो पाती है जिन पर सरकारें सार्वजनिक तौर पर बात नहीं कर पाती हैं। यही वजह है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी को अक्सर आइडिया लैब भी कहा जाता है। यहां अंतिम फैसला नहीं हो रहा है, फैसलों की संभावनाओं पर चर्चा होती है। 1993 में जब ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए, है ना, पैलेस्टाइन क्वेश्चन को लेकर, तो इस तरह की ट्रैक टू लेवल की कई मुलाकातें पहले वहां भी हुई थी। डाला डेसाक के अपनी किताब टॉकिंग टू द एनिमी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुई इसी तरह की कई ट्रैक टू मीटिंग्स का जिक्र करती हैं। डालिया लिखती हैं कि 1996 में भारत, पाकिस्तान और यूएस ने मिलकर बलूसा ग्रुप की शुरुआत की थी। इसे प्रोफेसर शिरीन ताहिर खेली और तौफीक सिद्दीकी ने शुरू किया था। इस ग्रुप का मकसद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच भरोसा बढ़ाना ये था। इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स होते थे, फॉर्मर डिप्लोमैट्स होते थे। पाकिस्तान की फौज में जनरल रहे महमूद अली दुर्रानी इससे जुड़े थे। इसकी पहली बैठक सिंगापुर में हुई थी और डालिया लिखती हैं कि 1999 में नवाज शरीफ के तख्ता पलट और कारगिल युद्ध शुरू हो जाने के बाद भी भारत पाकिस्तान के लोग इस फॉर्मेट के तहत मिलते रहे। 1999 में इसकी एक बैठक लाहौर में भी हुई थी और इस ग्रुप का तब एक मकसद था ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक गैस पाइपलाइन का प्लान तैयार करना। किताब में जिक्र मिलता है कि इस ग्रुप के सजेशन के बाद दोनों देशों की सरकारों ने गैस पाइपलाइन पर खूब चर्चा भी की थी, हालांकि बात आगे नहीं बढ़ पाई। ये ग्रुप कश्मीर में तनाव कम करने को लेकर भी सुझाव दिया करता था। फिर जब 2021 में माने पुलवामा हमले के 2 साल के भीतर अचानक एक ऐलान आपके सामने आता है। दोनों देश कहते हैं कि नियंत्रण रेखा जो LOC है जम्मू कश्मीर में, उसमें सीज फायर का सम्मान होगा। समझौता पहले से था, उसका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि बहुत आर्टिलरी फायरिंग वगैरह हो रही थी। उन्होंने कहा अब नहीं होगा। तब जो औपचारिक घोषणा थी DGMO लेवल पर हुई थी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। लेकिन सब जानते थे कि इस तरह के जो बड़े फैसले होते हैं कि फायर किया जाना है या नहीं किया जाना है, इस पे ग्रेड के बहुत ऊपर डिस्कस होते हैं। यहाँ भी संकेत यही था कि ये समझ कहीं और किसी दूसरे ट्रैक पर डिस्कस हुई थी और इसे एग्जीक्यूट किया गया DGMO लेवल पर। ये कुछ पुराने उदाहरण हो गए। द प्रिंट की रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन मुलाकातों का मिजाज कुछ बदला है। पहले इन बैठकों में दोनों देशों के विवादों का समाधान तलाशने पर जोर होता था, जो बड़े इश्यूज है, जम्मू कश्मीर, सर क्रीक, है ना। अब जो मकसद है तनाव को बढ़ने से रोकना है और हालिया क्राइसिस को संभालना है।
रिपोर्ट कहती है कि मई 2025 के बाद दोनों देशों के बीच कम से कम 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। इनमें से 2 बैठकें वेस्ट एशिया में हुई, दोहा और ओमान में, जबकि एक बैठक भारत के ईस्ट में मौजूद एक देश में हुई है। प्रिंट की रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन टाइम अगर आप देखते हैं जिसमें माइकल कुगलमैन का आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग पिछले साल दिसंबर में हुई थी। दोहा वाली मीटिंग इस साल फरवरी में हुई थी, 2 दिन चली थी। ओमान में जो मीटिंग हुई थी उसमें कनाडा के एक थिंक टैंक ने उसको फैसिलिटेट किया था। इन तीनों मुलाकातों का जिक्र प्रिंट की 8 जून वाली रिपोर्ट में मिलता है। इसमें यह भी लिखा है कि इस साल के अंत तक ऐसी 2 मुलाकातें और प्लान की गई हैं। श्रीलंका वाली मुलाकात इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा थी या नहीं थी, हम दावे से नहीं कह सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में एक सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि यह मुलाकात ट्रैक टू डिप्लोमेसी का ही हिस्सा थी, जबकि उसमें शामिल हुए राम माधव ने एक्स पर लिखा है कि ये इस तरह की बैठक नहीं थी, किसी थिंक टैंक का प्रोग्राम था। ब्रिटेन, अमेरिका और अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लोग शामिल हुए थे, हमको भी दावत थी, गए, भाषण दिया, वापस आ गए। अब बात यह है कि सोशल मीडिया पे तो जनता बहुत पहले से लिख रही थी, लेकिन जब एचटी की रिपोर्ट आई, फिर राम माधव का खंडन भी आया, तो सेशल्स दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री से श्रीलंका वाली बैठक को लेकर सवाल पूछ लिया गया। एएनआई के रिपोर्टर ने संभवतः पूछा है। मिस्री ने जवाब दिया कि खबरें तो हमने भी देखी हैं, लेकिन ये प्राइवेट पार्टीज के द्वारा आयोजित प्राइवेट इवेंट्स थे, हम पाकिस्तान का नहीं बता सकते, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके बाद मिस्री एक दिलचस्प बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत से इवेंट्स में चाहे जो भाग ले, चाहे वो रिटायर्ड डिप्लोमेट हो, रिटायर्ड फौजी हो या सिविल सोसाइटी से हो, वो यहाँ जो भी बोल रहे हैं अपने बूते पर बोल रहे हैं, वो भारत सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं। हम ऐसी बैठकों को रिकॉग्नाइज नहीं करते। बिल्कुल अपेक्षित जवाब था। जब तक कुछ तय नहीं हो जाता, ऑब्वियसली सरकार कुछ भी कंफर्म या डिनाई नहीं करना चाहेगी। वो बस यही कहेगी कि जो भी हो रहा है हमारा उससे लेना देना नहीं है। भाई, अब किसी को कोलंबो जाना ही है तो हम कैसे रोकेंगे। लेकिन 26 जून को टाइम मैगजीन में माइकल कुगलमैन ने तो लिखा है कि भारत और पाकिस्तान संपर्क में है। वो मिसालें भी दे रहे हैं। द प्रिंट ने इन ट्रैक टू बातचीतों के कंटेंट पर भी बात की है। 8 जून तक हुई 3 मुलाकातों के बारे में लिखा है सोर्स के हवाले से कि पाकिस्तानी फौज इन ट्रैक टू मुलाकातों पर पहले से ज़्यादा कंट्रोल अब रख रही है। कौन कौन लोग बैठक में जाएंगे और क्या एजेंडा होगा, ये भी काफ़ी हद तक वहाँ फौज तय कर रही है। ऑब्वियसली आसिम मुनीर चला रहे हैं पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुई ट्रैक टू मुलाकातों में अक्सर कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा शामिल किया जाता है था, लेकिन प्रिंट की रिपोर्ट कहती है कि अब यानी सिंदूर के बाद इन मुलाकातों का नेचर चेंज हुआ है। ये सब जो बड़े इश्यूज हैं, मेटा इश्यूज हैं भारत पाकिस्तान के बीच, अब वो मेन एजेंडा नहीं है। वहीं एचटी की रिपोर्ट एक अलग बात आपको बताती है। उसके मुताबिक कोलंबो वाले मीटिंग में आतंकवाद और वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी पर खूब चर्चा हुई है। मीटिंग लंदन बेस्ड थिंक टैंक ने आयोजित करवाई थी, ये बात राम माधव भी कह रहे हैं। एचटी को सूत्रों ने यह भी बताया है कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की कोलंबो में 1.5 दिन तक अलग अलग चर्चाएं हुई। जैसे हमने पहले बताया, राम माधव कह चुके हैं कि ये ट्रैक टू डिस्कशन नहीं था। भारत सरकार भी कह चुकी कि वो इस बैठक को रिकॉग्नाइज नहीं करते ऑफिशियली। हमने द प्रिंट और एचटी की रिपोर्ट का जिक्र किया है। पाकिस्तान के मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा हुई है। हमने ये 2 भारतीय पब्लिकेशन लिए, टाइम का हवाला दिया, अमेरिकन पब्लिकेशन है। अब देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या लिखा है। वहां सबसे ज्यादा जोर इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से लागू कराने पर है, क्योंकि वहां एक नर्वसनेस है कि अगर भारत वास्तव में पानी रोकता है तो खेती का क्या होगा। कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया गया है कि भारत इस बातचीत के लिए तैयार हुआ है, लेकिन बदले में उसने पाकिस्तान से अपना एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए खोलने की मांग की है। दोनों चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, उनको मालूम है 1960 में साइन हुई थी। इसके तहत सिंधु नदी का जो बेसिन है उसकी 6 नदियों का बंटवारा किया था। 3 हमको मिल गई और 3 पाकिस्तान को दी गई। रावी, ब्यास और सतलज हिंदुस्तान को मिली, सिंधु, झेलम और चिनाब का ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को। इस संधि के तहत भारत पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल कर सकता है और उसने कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया। अब आपने वो वीडियो देखे होंगे जिसमें डैम का गेट बंद है, लेकिन कुदरत इसको अभी तो अलाउ नहीं करती कि भारत एक झटके में पाकिस्तान जाने वाला पूरा पानी रोक दे। आज भी नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ बहता है, क्योंकि भारत के पास अभी इतनी बड़ी मात्रा में पानी को स्टोर करने की या डाइवर्ट करने की क्षमता नहीं है। लेकिन भारत उन परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है जिनसे फ्यूचर में नदियों के पानी का ज्यादा इस्तेमाल हिंदुस्तान में किया जा सके।
पाकिस्तान चाहता है कि भारत भविष्य में ऐसा कुछ न करे, इसलिए वो इंटरैक्टिव मुलाकातों में इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र जरूर करता है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बदले में भारत पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इंडियन कैरियर्स के लिए, एयर इंडिया, इंडिगो वगैरह के लिए अपना जो एयर स्पेस है बंद कर दिया है। अब इसका एक बड़ा असर भारतीय कैरियर्स पर पड़ा है। पहले दिल्ली, अमृतसर, अहमदाबाद और दूसरे शहरों से यूरोप या नॉर्थ अमेरिका जाने की फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से होकर जाती थी। अब इन विमानों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, अरेबियन सी के ऊपर से उड़कर जाना पड़ता है। टाइम बढ़ गया है, फ्यूल की खपत बढ़ गई है। एयर इंडिया का अनुमान है कि सिर्फ एक साल में इस एक कंपनी को, एयर इंडिया को, 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि अगर भविष्य में एयर स्पेस दोबारा खुलता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा एयर इंडिया और फिर दूसरे के इंडियन कैरियर्स को मिलेगा जो इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ना चाहते हैं ड्यू वेस्ट। तो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ दावे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में कुछ और दावे हैं, लेकिन ये बात लगभग तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है। श्रीलंका वाली मीटिंग को अगर छोड़ भी दिया जाए तो दोहा और ओमान में हुई मीटिंग में भारत और पाकिस्तान के लोग शामिल रहे हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि अगली मीटिंग कब होगी और कब यह मुलाकात ट्रैक 2 से ट्रैक 1 में तब्दील हो पाएगी। इस मीटिंग में क्या बात होती है उसका कुछ अंदाजा तो हमने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको दिया, और डिटेल में समझने के लिए हमने इस तरह की ट्रैक 2 मीटिंग्स में पूर्व में हिस्सा ले चुके मुकद्दर खान से बात की। मुकद्दर खान डेल्वे यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। हमने उनसे उनके अनुभव के बारे में कुछ प्रश्न किए। तो मैंने कई ट्रैक 1.5, ट्रैक 2.0, 3.0 थोड़े कम और 4.0 तो बहुत ही ज़्यादा मैंने पार्टिसिपेट किया है। ट्रैक 1.5 और 2.0 में फ़र्क ये होता है कि एक आध ऑफिशियल बंदा हो जाता है। तो द मोमेंट एक भी ऑफिशियल आ जाता है उसकी नौयत चेंज हो जाती है, डायलॉग की और टॉपिक्स की, और एक तरह से सीरियसनेस आ जाती है उसमें। कोई देखिए, अगर आप 5 रिटायर्ड जनरल्स और डिप्लोमेट्स ही भेजो तो हंसी मजाक भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन द मोमेंट इन सर्विस वाला बंदा आ जाता है तो एकदम मूड बदल जाती है। तो मैंने जो पार्टिसिपेट किया था एक कश्मीर के मुद्दे पर, जिसमें बिल क्लिंटन भी थे। तो आई वॉज मोर ऑफ लाइक हेल्पिंग बिल क्लिंटन देन, मतलब बीच बीच में वो पाकिस्तान की तरफ से काजी हुसैन जमात इस्लामी के, ही वॉज द मेन पर्सन, तो वो बीच बीच में कभी कभी उर्दू लफ्ज़ यूज़ कर लेते थे। तो आई हैड टू कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन इट टू ट्रम्प, या बाद वक्त क्लिंटन कुछ ऐसी कोलोकियल बात कहते थे, देन आई यूज्ड टू, सो आई वाज हेल्पिंग क्लिंटन इन दैट नेगोशिएशन। लेकिन मैंने खुद कंडक्ट किए हैं कई 2.0 डायलॉग बिटवीन यूएस एंड इजिप्ट, बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया, और फिर वहाँ से भी लेकर भी ले आए मैंने लोगों को यहाँ पर, 1.5 महीने के लिए लेकर आए हैं लोगों को, ताकि वो यहाँ पे सस्टेन डायलॉग हम डिफरेंट लेवल्स पे किए। तो जो 2.0 की खूबसूरती ये है कि इट इज़, मतलब बात चीज़ें आप खुल के कह दे सकते जो नहीं कहते, राइट। सो फॉर एग्जांपल, जैसा मोहन भागवत की और ये नजीब जंग की जो मीटिंग हुई थी, राइट, दैट इज़ लाइक अ 2.0। तो उसमें मोहन भागवत आपको कह सकते हैं मोदी विल नॉट एग्री टू दैट or he can do that, why don't you try this way, you know। तो एक अलग थोड़ा एक there is an advantage, it can be more productive than 1.0 because constraints नहीं रहते गवर्नमेंट के, राइट। तो but the main goal is कि boundaries, opponent की boundaries क्या, उनके main concerns है, what are the new ideas, तो वो ऊपर प्रमोट करने के लिए। जो फॉर एग्जांपल जो कश्मीर पे डायलॉग में मैं था, उसमें क्लिंटन का मुद्दा ये था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको बाउंड्री लेकर ख़त्म कर दें किस्सा। दैट वाज हिज आइडिया, वी वर ट्राइंग टू पुश इट। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मीटिंग के रूम में दोनों साइड्स वर विलिंग टू एग्री टू इट, बट नन वाज वेल, मतलब लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं थी कि क्लिंटन के साथ खड़े रहकर पब्लिकली कहे। ये दोहा में हमने किया था। हमने प्रोफेसर मुकद्दर से ये भी पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच और किन विषयों पर बात चल रही है। एक जो लंदन में हुई थी, सुना कि वो 1.5 थी, यानी दैट देयर वर ऑफिशियल पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स हु आर इन सर्विस। जैसा अभी जो कोलंबो में हुई थी, वो उसमें तो रिटायर्ड बंदे थे, वी नो द नेम्स ऑफ द पीपल, इंडिया के रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक फॉर्मर डिप्लोमेट थे, और फिर राम माधव थे। अपेरेंटली जो करंट जो 4 अलग जो 2.0 डायलॉग्स हुए हैं,
उसमें द फोकस इज नॉट इन सॉल्विंग द बिग प्रॉब्लम, यानी कश्मीर का मसला कैसा हल करें, ऐसा दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो बात कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसा करें, कि अब जंग शुरू हो गई, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हो रहा, व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी डी एस्केलेट, इस तरह की चीजें। तो सो दे आर, जैसा कि अब जो ईरान और यूएस के बीच में जो डायलॉग हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमने 2 डी एस्केलेशन मैकेनिज्म बनाए हैं, एक हॉर्मुज के लिए, एक लेबनान के लिए। तो उसमें क्या होता है कि यू हैव डेजिग्नेटेड पीपल, टेलीफोन, बेसिकली इट मींस कि अगर कुछ हुआ तो आई हैव ए नंबर टू कॉल। भारत के अनुभव पाकिस्तान के साथ खराब रहे। इतिहास में ऐसे जख्म है जिन्हें हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता है। हर बार जब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद जागती है, किसी न किसी आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आता है और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसलिए जब भारत कहता है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, तो उसके पीछे दशकों का कड़वा अनुभव आपको नजर आता है। मार्च 1993 मुंबई में सिलसिलेवार धमाके होते हैं, 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। जांच एजेंसियां बताती हैं कि आईएसआई का हाथ था। दिसंबर 1999 IC 814 का हाईजैक हो जाता है, पाकिस्तान का हरकतुल मुजाहिदीन इसके पीछे था। दिसंबर 2001 में जैश और लश्कर के आतंकवादी संसद पर हमला करते हैं। जुलाई 2006 में फिर से मुंबई के लोकल ट्रेन से ब्लास्ट होते हैं। 26/11 का हमला, पठानकोट, पहलगाम, पुलवामा, फिर कई दूसरी आतंकवादी घटनाएं भी हैं जिनको गिनने जाएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। यही वजह है कि भारत बार बार कहता है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पर रोक नहीं लगती, तब तक बातचीत संभव नहीं है। फिर ये बात भी इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान खुद अपने घर में आतंकवाद की समस्या सुलझाने में असफल रहा है। 27 जून को तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने कराची में आतंकवादी हमला किया, 6 लोगों की जान गई। हमले के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने इसका ब्लेम बिना किसी सबूत हिंदुस्तान पर डाल दिया, कहा कि हमला जमातुल अहरार ने किया जो भारत का प्रॉक्सी है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया के ही कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे कि जमातुल अहरार TTP की ही एक शाखा है, उनकी होम ग्रोन मिलिटेंसी या टेररिज्म जो भी आप कहना चाहें वो है। पिछले महीने ही BLA ने पाकिस्तान में 2 बड़े हमले किए थे, 1 दर्जन लोगों की जान गई थी। हर महीने पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं जिनको वो रोकने में असफल रहा है, और अब एक चलन बन गया है उसमें इंडिया को ब्लेम करने का। तो जब इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं बिना किसी एविडेंस के, तब बातचीत के लिए माहौल ख़राब होता है। और इन्हीं सारी निटी-ग्रिटीज़ को एड्रेस करने के लिए ट्रैक टू बातचीत होती है कि कौन सी बात किस भाषा में कही जानी है या नहीं कही जानी चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का राजदूत साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबर गाँव।